हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 11 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम कवर करेंगे, और वो आर्टिकल्स जिनके लिए कुछ खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी उनको हम करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेरे ख्याल से। पहला आर्टिकल है ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, इसीलिए चर्चा में है। देखिए आप, ग्रे मुलेट ब्रैकिस वाटर फिश है एक, क्या है देखिए, हाई वैल्यूड ब्रैकिस वाटर फिश है ग्रे मुलेट, जिसको मदावई कहते हैं। इसके लिए सीड जो प्रोडक्शन था या फिर सीड प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जो ग्रे मुलेट थी उसको सीड प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ उसकी ब्रीडिंग के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर, जो कि चेन्नई में है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिस वाटर एक्वाकल्चर ICAR के तहत कार्य करता है। इसने ग्रे मुलेट फिश वैरायटी के लिए ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप की है। ब्रैकिस वाटर फिश है आपकी ग्रे मुलेट, हाई वैल्यू है, इसका मतलब कॉमर्शियल फिशिंग को बढ़ावा देगी। तो अभी तक इसके लिए सफिशिएंट सीड नहीं मिल पा रहा था, अनअवेलेबिलिटी थी सीड्स की। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी आपके डेवलप कर दी है सीबा चेन्नई ने। अब सीबा चेन्नई ने डेवलप कर दी है तो उससे क्या होगा, फार्मर्स मैस स्केल पर सीड प्रोडक्शन कर पाएंगे, और सीड प्रोडक्शन होगा तो जायज है कि फिशिंग में बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो कॉमर्शियल फार्मिंग हो पाएगी ग्रे मुलेट्स की। कॉमर्शियल फार्मिंग आपको पता ही है, एक्वाकल्चर में कई बार आपने देखा होगा इजराइल में पैडी के साथ आपको दिखता होगा फिश कल्टीवेशन भी हो रहा है। इससे दो फायदे होते हैं। पहली बात तो वाटर प्योरिटी इंश्योर होती है, क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा, इसका मतलब ये है। तो जब भी एक्वाकल्चर को प्रमोट किया जाता है तो हमेशा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घटती ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ही इनिशिएटिव्स के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया था। यानी जैसे आपका ग्रे मुलेट के लिए आपके सीड प्रोडक्शन यूनिट टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, इन्हीं तरह की स्कीम्स के लिए या फिर इनिशिएटिव्स के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सितंबर 2020 में लॉन्च की थी ब्लू रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये कैसे आगे बढ़ेगी, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट किया जाएगा फिशरी सेक्टर का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 5 ईयर्स, इसके तहत 5 ईयर्स के लिए 20,050 करोड़ दिए गए। कितने, 20,050 करोड़ 2020-21 से 2024-25 तक है। सभी ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को दिए गए हैं। अभी तक का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपके फिशरी सेक्टर में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का टारगेट भी मैंने आपको बताया है पुरानी वीडियोस में। आज मैंने सोचा कि अगर कवर करेंगे तो फिर से आर्टिकल लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको कवर नहीं किया। हालांकि 2 बार मैं पढ़ा चुका हूं इसी महीने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जुलाई में, इसलिए आप वहां से पढ़ लीजिएगा। फिशरी सेक्टर यानी एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए देखिए, केज कल्चर होता है, जो फिनेंशियल फिशरीज होती है उसका एक केज कल्चर होता है। उसके तहत इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर सिस्टम डेवलप किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं IMTA, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, ये किस रिलेटेड है, तो ये फिनांस फिशरीज के केज कल्चर रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, सीवीड फार्मिंग की जाती है कोस्टल वाटर्स में। अब कोस्टल वाटर्स में सीवीड फार्मिंग की जाती है, और सीवीड आपको पता ही है, सीवीड फिशरीज के लिए तो बेहतर है ही है, फर्टिलाइजर से भी बनाई जा सकती है। तो 2 तरीके से आपका फायदा होता है। जब आपका इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर किया जाता है तो कोस्टल एरियाज में सीवीड बनता है। इससे पहली बात तो हाई यील्ड के क्रॉप्स हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। उसके अलावा वाटर की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो सीवीड वाटर क्वालिटी इंप्रूव करता है और हाई क्रॉप यील्ड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। बाकी ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंटीग्रेटेड, क्योंकि स्कीम में जो आपके सिस्टम है इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर केज कल्चर का पार्ट है फिनांस फिशरीज में। इंटीग्रेटेड मतलब इंटेंसिव एंड सिनर्जिस्टिक कल्टीवेशन, वाटर बॉर्न न्यूट्रिएंट का यूज किया जाता है इसमें। मैंने अभी आपको बताया इजराइल में एक्वाकल्चर जो है, पैडी के जो फार्म फील्ड होती है वहां पर देखा होगा, तो वाटर बॉर्न न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाता है इंटीग्रेटेड फिशरीज की फार्मिंग में। फिर मल्टी ट्रॉपिक, वेरियस स्पीसीज जो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर रहती है उनका यूज किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, जो केज कल्चर का पार्ट है। इसमें कोस्टल वाटर में सीवीड की फार्मिंग की जाती है, और मैंने बताया क्रॉप की यील्ड भी इससे बढ़ती है, क्योंकि सीवीड का फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो सकता है, और वाटर क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो ये सारा आप देख लीजिएगा। खास करके ग्रे मुलेट मदावई, ये ब्रैकिस वाटर फिश की वैरायटी है।
कॉमर्शियल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए अभी तक इसके लिए सीड नहीं था, तो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है सीबा ने। सीबा चेन्नई में है, ICAR का यूनिट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। कैसे, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं 2020-21 के दौरान, 2020-21 के दौरान, उसमें 72% डिजिटल चैनल से हुए, यानी भीम, UPI, फोन पे, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू हुए हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए डिजिटल चैनल यूज करने वाले जो कस्टमर्स की संख्या है वो जस्ट डबल हो गई, 3.4 थी, 3.4 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और जो लेटेस्ट बीता है फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 21, इस दौरान डिजिटल चैनल यूज करने वाले कस्टमर्स की संख्या 7.6 करोड़ हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईज रिफॉर्म एजेंडा भी लॉन्च किया था, इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, बैंकिंग रिफॉर्म एजेंडा था, याद रखिएगा ईज। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए था। ईज 3.0 भी लॉन्च कर दिया था लास्ट टाइम, नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 में पूछ लिया था मैंने, हालांकि मैंने थोड़ा ही सा पढ़ाया था, तो एक क्वेश्चन का ईज का नहीं हो पाया था। ईज में डिजिटल एंड डाटा ड्रिवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे फोकस किया गया। ये सारे थीम एरियाज थे जिन पर फोकस किया गया। हालांकि ईज 3.0 जो आपका था वो डिजिटल एंड डाटा ड्रिवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए था। इसमें क्या हुआ, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज को इन्हांस किया गया, एंड टू एंड ऑटोमेटेड डिजिटल लैंडिंग प्रोवाइड की गई। अभी क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर ऑनलाइन चेक हो जाता है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको ऑनलाइन लोन्स भी दे देती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। अब इतना फैक्ट आपको रटने की जरूरत नहीं कि 43 सर्विसेज ऑफर की गई, 135 कस्टमर फ्रेंडली फीचर, ये सब बेकार है, ठीक है। डिजिटल रिटेल लोन की जो रिक्वेस्ट इनिशिएशन है वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, लगभग 7 पब्लिक सेक्टर बैंक थी इसमें इन्वॉल्व हुई। इवन लोन रिक्वेस्ट लगभग 40,819 करोड़ की फाइनेंशियल 2021 के दौरान दे दिया गया, मतलब कि लोन दे दिया गया, लोन रिक्वेस्ट आई और डिस्पर्समेंट नहीं हो गया। तो सोचिए बिना फिजिकल इंटरवेंशन के डिजिटली तरीके से आपका लोन आपको मिल रहा है। ये सब ईज रिफॉर्म एजेंडा का ही पार्ट है। तो ईज रिफॉर्म एजेंडा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, क्या है फुल फॉर्म, इनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ईज 1.0, 2.0, 3.0 लॉन्च हो गया। पिछली बार 3.0 लॉन्च हुआ था, वो भी पढ़ाया था। अभी किसी दिन ईज रिफॉर्म एजेंडा को कवर कर लेंगे। ये देखिए, बाकी मेरे ख्याल से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आप देख लीजिए, PSB loans in 59minutes.com, ये भी लॉन्च किया था। पर्पज क्या था, MSME सेक्टर को 59 मिनट्स में लोन देना था, 1 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता था PSB loans in 59 मिनट्स। लेकिन क्या ये सक्सेस है? मेरे ख्याल से अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला है कि हाँ 59 मिनट्स में किसी को लोन मिला हो। नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। और PSB loans in 59minutes.com, इसके द्वारा 59 मिनट्स में ही लोन की देने की गारंटी है। 1 करोड़ मैक्सिमम एरिया है, इतना याद रखिएगा। अगला आर्टिकल डीप ओशन मिशन के विषय में देख लेते हैं। क्या देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पहले इसको देख रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह देख रहे थे। डॉक्टर लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी डॉक्टर है, हो सकता है PhD की हो। चलिए देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा है कि डीप ओशन मिशन, इस पर अगले 5 वर्षों में, नहीं 2020-21 से 2025-26 तक, यानी अगले 5 वर्षों में 4,077 करोड़, 4,077 करोड़ खर्च किए जाएंगे। डीप ओशन मिशन 2018 में अनाउंस हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया रहा है। 5 वर्षों के लिए बजट याद रखिएगा, 4,077 करोड़, 2021-26 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इनको क्या हुआ है, देखिए इंटरनेशनल सी वेदर अथॉरिटी, इसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए, और सेंट्रल इंडियन ओशन जो बेसिन है वहां पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के एक्सकवेशन के लिए इंटरनेशनल सी वेदर अथॉरिटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल दे दिया है। लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहां पर इंडिया पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का एक्सप्लोरेशन कर सकता है। और अगर ये मिल जाते हैं सेंट्रल इंडियन ओशन में इंडिया को, तो यकीन मानिए इंडिया की किस्मत बदल जाएगी। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल मिलेंगे अराउंड 380 मिलियन मीट्रिक टन, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। और 380 मिलियन मीट्रिक टन मिल गए तो इनकी वैल्यू होगी 110 अरब डॉलर, यानी 110 बिलियन डॉलर के आसपास होगी। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, इसमें कई सारे बेहतरीन मिनरल्स रहते हैं, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर भी रहता है। हालांकि कॉपर, निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज मेन रहते हैं। आपको पता ही है जो हमारी बैटरीज बन रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में, उसमें मैग्नीज कितना यूज किया जा रहा है। एनर्जी की फील्ड में मैग्नीज का बेहतरीन यूज किया जा सकता है।
तो अगर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मिल जाते हैं तो ये मान के चलिए इंडिया को बहुत हेल्प मिल जाएगी। 380 मिलियन मीट्रिक टन कहा जा रहा है, जिससे 110 बिलियन डॉलर का फायदा हो जाएगा। इंडियन ओशन रीजन में 7500 किलोमीटर का एरिया इंटरनेशनल सी बेस अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया इंडिया को, और रखिएगा 380 मिलियन टन। इसमें जो आपका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होता है इसमें लगभग 92.6 मिलियन टन आपका ये मिल सकता है मैग्नीज। डीप ओशन मिशन है क्या? पहली बात तो 2018 में लॉन्च किया था, ठीक है। अब 5 वर्षों के लिए यानी 2025-26 तक के लिए 4077 करोड़ दिया गया है। 2018 में जो लॉन्च किया था तो ऐसा कहा गया था कि हम लोग सी सरफेस, जो सी का बॉटम सरफेस है वहां पर जाएंगे 3000 से लेकर 4000 मीटर की गहराई में। कितना? 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की गहराई थी, एग्जैक्ट आप देख लीजिएगा, प्रीवियसली मैं पढ़ा चुका हूँ इसको बेहतरीन तरीके से। तो वहां पर जाएंगे और देखेंगे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल है कि नहीं सी सरफेस पर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया था, तो बजट एलोकेट किया गया। हालांकि तब बोला गया था 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इस बार याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए 4077 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आर्टिकल है बीटी। जो अनअप्रूव्ड बीटी जीन है, क्या उसके सीड्स का प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में? इसकी बात की है, हालांकि किसी स्टेट में नहीं हो रहा है। इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन का कॉमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ है, सिर्फ बीटी कॉटन का। अब कुछ लोग इलीगल मार्केटिंग कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन, यानी बीटी कॉटन अलाउड है लेकिन हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन का अभी अलाउ नहीं हुआ है। कुछ स्टेट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र, यहाँ पर हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन का यूज किया जा रहा है। लेकिन अब इसका सर्वे किया गया तो पाया गया कि भले ही यहाँ पे मार्केटिंग की जा रही है लेकिन किसी स्टेट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है अनअप्रूव्ड बीटी जीन का। बेसिलस थुरंजेसिस कुछ ऐसे रहता है बीटी का फुल फॉर्म। इसमें देखिए क्या होता है, जीन में कुछ चेंजेस कर देते हैं तो एक सर्टेन वेराइटी के जो कीट पतंगे आते हैं या फिर कुछ बीमारी होती है तो जीन उनको आइडेंटिफाई करने वाला जीन जो है रहता ही नहीं, तो इससे वो ग्रसित नहीं होते। तो बीटी कॉटन इंडिया में काफी ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है। ब्लैक सॉइल में हमारी कॉटन होती है, आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इन सब में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो वहां पे कल्टीवेशन होता होगा। अब ये बीटी कॉटन का मुद्दा कैसे उठा? देखिए न्यूज़पेपर्स में कुछ आर्टिकल छपे कि हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन का यूज किया जा रहा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में एक कमेटी बनाई कि भाई जाके देखो क्या ये बात सच है। तो उस कमेटी का नाम था फील्ड इंस्पेक्शन एंड साइंटिफिक इवैल्यूएशन कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। 2017 में ये कमेटी बनाई गई। वो कॉटन फील्ड्स में गए और देखा उन्होंने कि क्या अनअप्रूव्ड एसटी कॉटन का यूज किया जा रहा है, यानी हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन का। फिशेक यानी कि फील्ड इंस्पेक्शन एंड साइंटिफिक इवैल्यूएशन कमेटी 2018 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी कि हाँ कुछ जो है भाई कल्टीवेशन किया जा रहा है, भले ही मार्केटिंग नहीं की जा रही गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसियां इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पर कुछ एक्शन जो है इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म एक्शन और लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एक्शन जो है इस कमेटी ने रिकमेंड कर दी है। बीटी कॉटन आप देख लीजिए, एकमात्र ट्रांसजेनिक क्रॉप है इंडिया में जिसके लिए अप्रूवल मिल चुका है कल्टीवेशन के लिए। उसके अलावा बीटी ब्रिंजल का बहुत क्राइसिस हुआ था, इसका भी होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये बीटी कॉटन। कुछ दिन पहले हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन की बात आई थी। हर्बिसाइड टॉलरेंट जो कॉटन वैरायटी है, इसमें क्या होता है, कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं ताकि जो कॉटन फील्ड होती है वहां पर हर्बिसाइड उगते नहीं, यानी खरपतवार वगैरह नहीं उगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर ग्लाइफोसेट का यूज किया जाता है कई जगह पर हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन के लिए। और अब देखिए हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन को प्रमोट करने का फंडा क्या है, आप ग्लाइफोसेट यूज करेंगे जब उस बीटी कॉटन पे तो सिर्फ खरपतवारों को मारेगा और ये जो आपकी कॉटन होगी इसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा एक आया था कि ग्लाइफोसेट को प्रमोट करने के लिए कंपनी ऐसा कर रही है। अब सोचिए कोई ऐसा बीटी कॉटन हो जिस पर सिर्फ ग्लाइफोसेट अफेक्ट ना करे उसको, बाकी सारे खरपतवार मारने वाले का अफेक्ट करें, तो कैसे कल्टीवेशन मुमकिन होगा? ये तो मतलब कंपनी ही खुद का ब्रांड प्रमोट करने के लिए, यानी लोग ग्लाइफोसेट भी खरीदें और एक तो उसका बीटी कॉटन वाला जो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन है उसका सीड भी परचेस करें। मतलब एप्पल का मोबाइल हो गया कि भाई मोबाइल आप हमसे लोगे, हम चार्जर नहीं देंगे, फिर चार्जर भी हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, वो भी आपको हमसे ही लेना पड़ेगा, फिर बैटरी भी हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, वो भी आपको लेना पड़ेगा, ईयर प्लग भी हम साथ में नहीं देंगे, तो हेडफोन भी आपको हमसे ही खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्लाइफोसेट जो आ रहा था उसके लिए लोग विरोध कर रहे थे कि भाई हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन जो है नहीं अप्रूव की गई है, तो कैसे इसका कल्टीवेशन हो रहा है? अभी तक सिर्फ बीटी कॉटन का अप्रूवल मिला है देश में और उसी का कल्टीवेशन होना चाहिए। अब एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर क्या कुछ किया गया है? बहुत कुछ किया गया है।
सब कुछ पढ़ाना इसमें नामुमकिन था। इसमें से बहुत कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर, गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रही है ताकि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन है उनको इन्हांस किया जा सके। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च कर दिया गया, 21 गोकुल ग्राम स्थापित किए गए। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ मेरे ख्याल से। डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये नहीं पढ़ा है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ा था एक दिन, थोड़ा सा पढ़ा था। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये भी पूरा पढ़ चुके हैं। लाइव स्टॉक हेल्थ, ये भी पढ़ चुके हैं। तो सिर्फ एक आर्टिकल थोड़ा सा रह गया, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। ये किसी भी दिन पीआईबी में आ जाएगा और आप यकीन मानिए ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। कितना अच्छा कवर कर लिया हम लोगों ने। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर में भाई इनको ग्रोथ किया जाना है, मतलब कि इनका ग्रोथ इंश्योर किया जाना चाहिए। तो कई सारी स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए अगले 5 वर्षों में, यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक कई सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में। ये देख लीजिए, जो लाइव स्टॉक सेक्टर है हमारे देश का, वो 2014-15 से लेकर 2019-20 के दौरान CAGR अगर देखा जाए तो 8.15% के हिसाब से बढ़ा है। 8.15% के हिसाब से बढ़ा है, ये वैल्यू याद रखिएगा। हालांकि मैं ESI ARD मॉड्यूल्स में अच्छे से कवर कर चुका हूँ इस वैल्यूज को, और मेरे ख्याल से बजट में इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर कर चुका हूँ, लेकिन आप यहाँ पे मिल गई है तो दोबारा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। 8.15% रहा है CAGR किसका, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का। वही मिल्क प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन का भी CAGR देख लीजिए आप। मिल्क प्रोडक्शन का CAGR कितना रहा है, 6.28%। एग प्रोडक्शन का कितना रहा है, 7.82%। और मीट प्रोडक्शन रहा है 5.15%। तो सबसे ज्यादा CAGR 2014-15 से 2019-20 के दौरान किसका रहा है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का, वो याद रखिएगा। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2021 के हिसाब से जो 2019-20 के दौरान मिल्क आउटपुट है वो 8.39 लाख करोड़ का हुआ। सोचिए, 8.39 लाख करोड़ का हम लोगों ने मिल्क प्रोड्यूस कर दिया, जो कि सीरियल्स के आउटपुट से बहुत आगे निकल चुका है। ये तो खैर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। आज देख लेते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट 2014 में लॉन्च किया था, फरवरी 2014 में। इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एंड राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसीलिए 2014 में लॉन्च किया था, क्यों, क्योंकि वो किसका सब कंपोनेंट है, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट, उसका सब कंपोनेंट है। और आप देखिए वो खुद ही स्कीम 2014 में लॉन्च की, इसलिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी आपका 2014 में हुआ। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था। CAGR याद रखिएगा चारों सेक्टर्स का, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, मीट प्रोडक्शन हो, एग प्रोडक्शन हो, चारों याद रखिएगा। और पर कैपिटा मिल्क में बता चुका हूँ 4067 के आसपास है। एग प्रोडक्शन में आपको बता चुका हूँ 86 के आसपास है मेरे ख्याल से। मीट प्रोडक्शन रह गया है आपका, वो किस दिन कवर कर लेंगे, अगले 1-2 दिनों में ही। अब ये देखिए ये आर्टिकल, ये मेरे ख्याल से सॉरी इसमें PIB नहीं चेंज हुआ है। अब ये मैं चेंज करना भूल गया हूँ, ये कल मैंने उठाया था, ये चेंज करना भूल गया हूँ। रहने दीजिए, आप यहाँ देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने बताया कि जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था 2020 में, तो लगभग 1.14 करोड़ जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अपने घर लौटे थे। इन माइग्रेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना था, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत इनको रोजगार दिया गया। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम के लिए इस बार का जो बजट है फिनेंशियल ईयर 21-22, इसमें 73 करोड़ का एलोकेशन किया गया, जो पिछले बार के बजट से 18.69 करोड़ 18.69% अधिक है। सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं मैं। देखिए मनरेगा के तहत पिछली बार जो बजट अनाउंस किया गया था वो कम था, ठीक है, लेकिन इस बार जो है वो 73,000 करोड़ है। क्यों भाई मनरेगा के तहत इतना बजट दिया गया है, माइग्रेंट वर्कर्स, कोविड क्राइसिस चल रहा है अभी भी, तो उनको जॉब तो देनी ही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देख लीजिए ये जो MG नरेगा है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 6 अगस्त 2021 तक करंट फाइनेंशियल यानी 2021-22 के तक के लिए इतना फंड एलोकेट कर दिया है, यानी 73,000 करोड़ अनाउंस किया है मनरेगा के लिए, और उसमें से 47,000 के आसपास जो है रिलीज भी कर दिया है। तो इंप्लीमेंटेशन यानी मनरेगा का सही हो रहा है। आप याद रखिएगा इस बार बजट जो है मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ है, जो कि पिछली बार से 18.69 करोड़ अधिक है। बजट में मैं कवर कर चुका हूँ कितना था पिछली बार, इस बार कितना है, आप अगर वहां से नहीं देखें तो आप खुद रिसर्च करिएगा इस बारे में। मनरेगा की बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये लोगों से प्रॉमिस करता है कि भाई आप जाके अधिकार मांगिए कि मुझे काम चाहिए, तो आपको 100 दिनों का काम मिलेगा रूरल एरियाज में। ये MG नरेगा एक्ट 2005 में पास हुआ था, लेकिन ये स्कीम
2006 से इम्प्लीमेंट की गई थी। 2009 में इसका स्कीम का नाम पड़ा था MG नरेगा, महात्मा गांधी, पहले इसका नरेगा ही नाम था, ये याद रखिएगा। अच्छा, एग्जाम में आपसे देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि 2006 में ये स्कीम जो है पायलट बेसिस पर लॉन्च की थी। पूरे देश में कब लॉन्च की थी? 2008 में। तो ये कुछ ईयर्स हैं, आप देख लीजिएगा। 100 दिनों का आपको रोजगार मिल सकता है, आप मांगिए मिलेगा। SC/ST के लिए तो ये प्रोविजन है कि नॉन एग्रीकल्चरल सीजन के दौरान 150 डेज का रोजगार इनको मिल सकता है, ये देख लीजिए आप। और क्या है खास बात MG नरेगा स्कीम की कि 5 किलोमीटर के दायरे में आपको रोजगार मिलना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर से ऊपर जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है इसका बेयर करेगी, यानी एक्स्ट्रा वेजेस आपको पे करेगी। आपने अप्लाई किया है जॉब के लिए MG नरेगा में और 15 दिनों तक अगर आपको नहीं मिलता है तो भैया आपको डैमेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे वेज एम्प्लॉयमेंट के, याद रखिएगा। नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ, ये देख लीजिए। राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा अगर आप 15 दिन तक रोजगार नहीं पाते हैं। ग्राम सभा इसमें प्रिंसिपल फोरम है। ग्राम सभा आपको पता ही है 18 ईयर से ऊपर के सभी लोग जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम होगा वो ग्राम सभा में आएंगे। ग्राम सभा को अथॉरिटी है कि MG नरेगा के तहत जो काम हुआ है 6 मंथ में उसका ऑडिट कर ले जाके, तो और क्या पावर चाहिए। इतने ही आर्टिकल थे और मेरे ख्याल से बेस्ट था। अब वो मैं एडिट कर दूंगा, तब तक ले टेक केयर, गुड।